से जिसका नाम आर्ट्स था। वो जापान में अपनी एक नॉर्मल सी जॉब करता ही था जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर एक दिन जॉब से लौटने के बाद उसे हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। और अगले ही मोमेंट वो देखता है कि वो एक न्यू वर्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है और ये वर्ड उसके पहले के वर्ड से बिल्कुल अलग था। वो जैसे अपनी आंखें खोलता है तब उसे अपने सामने एक ब्यूटीफुल सी वुमन दिखती है और आर्ट्स एक बेड पर लेटा होता है। वो सोचता है कि वो किसी हॉस्पिटल में है और उसका इलाज चल रहा है। पर इतने में ही वो एक उड़ते कुत्ते को अपने सामने देखता है और इतने में ही एक मेड वहाँ पर आती है और उस लेडी को कांग्रेट्स करती है। और उस वक्त आर्ट्स नोटिस करता है कि वो किसी अल्टरनेट वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है। उसके बाद हम 3 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ट्स अब इस वर्ल्ड में धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा है। वो इस वर्ड की लैंग्वेज को भी समझ चुका था, उसे लिखना पढ़ना भी आ चुका था। और तब आर्ट्स को पता चलता है कि जिस किंगडम में वो रहता है उसका नाम समरफॉर्थ है और किसी टाइम पर वो 7 किंगडम में डिवाइड हुआ था। पर एक दिन किसी किंगडम ने वॉर शुरू कर दी और पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ही कैप्चर कर दिया। उस किंगडम में आर्ट्स भी एक रिच फैमिली में पैदा हुआ था और उसके फादर एक छोटे से गाँव के मालिक थे जिस गाँव का नाम लैम्बर्ग था। उसे ये भी पता चलता है कि उसके वर्ल्ड में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और इसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था क्योंकि उसने अपनी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और उसने अपनी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी अचीव नहीं किया था। और उसकी ये जिंदगी काफी सही थी क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े महल में रहता था और उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर बहुत सी सुंदर सुंदर मेड्स भी थी और एक शेफ उसे हमेशा नया नया खाना खिलाता था। उसी के साथ हम देखते हैं कि आर्ट्स के पास एक ओपीसी एबिलिटी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो किसी को भी देखकर उसके स्टैट्स और उसके टैलेंट को पहचान सकता था। वो एक ट्रेनिंग हॉल में जाता है जहाँ पर उसके फादर के गार्ड्स ट्रेनिंग कर रहे थे। वो सभी गार्ड्स अपने यंग मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। पर तभी आर्ट्स देखता है कि उन्हीं में से एक गार्ड प्रैक्टिस करते हुए बहुत बुरी तरह से पिट रहा था। आर्ट्स अपनी स्पेशल आई की एबिलिटी की हेल्प से उसके टैलेंट को पहचानने की कोशिश करता है और तब वो देखता है कि उस गार्ड की एबिलिटी स्फीयर चलाने में डी रैंक की है और वहीं एरो चलाने में बी रैंक की है। आर्ट्स जल्दी से उस गार्ड के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या उसने कभी आर्चरी को ट्राई किया है और वो गार्ड ना में जवाब देता है। पर आर्ट्स उसे आर्चरी करने के लिए कन्विंस करता है। उसके बाद वो गार्ड एक एरो को शूट करता है और वो एरो एकदम बिल्कुल सेंटर में जाकर लगता है। सबको ये लग रहा था कि ये एक तुक्का था और उसके बाद वो गार्ड्स और भी एरो को शूट करना चालू कर देता है और सभी के सभी एरोज सेंटर में ही लग रहे थे। और इसे देखकर वो बाकी के सभी गार्ड्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो सभी के सभी गार्ड्स आर्ट्स के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया। पर आर्ट्स अपनी इस एबिलिटी को रिवील नहीं करना चाहता था तो वो सबको कहता है। और स्किल में बस एक ही दिक्कत थी कि आर्ट्स अपने खुद के स्टैट्स और टैलेंट को कभी भी देख नहीं पाता था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ट्स अपने डैड के साथ डिनर कर रहा था। वो मैजिकल आई की एबिलिटी से अपने डैड के स्टैट्स को चेक करता है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसके डैड कितने खतरनाक इंसान है। वो एक एस रैंक के फाइटर थे और वो अपने एक ही हाथ का यूज करके लगभग 10 बी रैंक के सोल्जर्स को मार सकते थे। आर्ट्स के डैड उससे पूछते हैं कि क्या उसी ने उस सोल्जर को आर्चरी ट्राई करने को कहा था और अगर ऐसी चीज है तो ये चीज आर्ट्स के लिए काफी अच्छी है क्योंकि उसे ही फ्यूचर में जाकर उस विलेज का लॉर्ड बनना है। और एक अच्छे बच्चे की तरह डिनर के बाद आर्ट्स सीधा पढ़ने के लिए जाता है क्योंकि उसे पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था और वो उस देश की पॉलिटिक्स के बारे में ही पढ़ा था। वो पढ़ता है कि जिस किंगडम में वो रह रहा है वहाँ का रूलर बिल्कुल करप्ट हो चुका है और उसकी जनता भी कुछ अच्छे हालातों में है नहीं और कुछ पॉलिटिशियंस वहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं। और उसे लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन उसका किंगडम और विलेज पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तब उसे कहीं ना कहीं अपनी आर्मी की जरूरत पड़ेगी और उसकी आर्मी भी अभी कुछ ज्यादा अच्छी कंडीशन में है नहीं और वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा वीक था क्योंकि उसके पास कोई भी फाइटिंग स्किल थी ही नहीं। अगले दिन वो अपने महल से बाहर निकलता है और अपने विलेज में घूमना शुरू करता है ताकि उसे अपने विलेज की हालत थोड़ी और करीब से पता चल सके। और वो अपने विलेज में इसीलिए ठहर रहा था ताकि उसे कोई ऐसा सोल्जर मिल पाए जो कि उसकी हेल्प फ्यूचर में जाकर कर पाए। वो अपने विलेज की हर एक आदमी के स्टैट्स अपनी मैजिकल आंखों से देखता है पर उसे ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा था जो कि ज्यादा ताकतवर हो और ज्यादातर लोग तो लगभग डी रैंक के थे यानी कि उनका कोई भी काम नहीं था। अब वो बहुत ज्यादा थक चुका था और उसकी आंखों से भी अब आंसू बह रहे थे और इसीलिए वो एक जगह जाकर बैठ चुका था क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया था। इतने में ही वो देखता है कि एक लेडी एक बच्चे को उसके घर से मारकर बाहर भगा रही थी और वो लड़का भी काफी बुरी कंडीशन में था और वो बाकी लोग भी उससे बहुत ज्यादा नफरत कर रहे थे क्योंकि उसका स्किन कलर बाकी से थोड़ा अलग था। वो लड़का काफी दिनों से भूखा था और इसलिए वो एक जगह पर आकर बैठ चुका था। और उसके पास जाता है और उसे एक ब्रेड का पीस ऑफर करता है और इसे देखकर वो लड़का काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था क्योंकि आज से पहले उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर भी किसी ने किया ही नहीं था। उसके बाद आर्ट्स अपनी मैजिकल आई की एबिलिटी की हेल्प से उस लड़के के स्टैट्स को चेक कर और वो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उस लड़के के पास बहुत ही एस रैंक की स्किल्स थी और वो लगभग उसके फादर यानी कि लॉर्ड ड्रेवन के बराबर का था। उसके बाद आर्ट्स उस लड़के को जिसका नाम रिट्स था एक बॉडीगार्ड की जॉब ऑफर करता है और बदले में उसे हर दिन बहुत ही अच्छा खाने को मिलेगा। आर्ट्स रिट्स को अपने घर जाता है और उसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा खाना ऑफर करता है। उसके बाद रिट्स आर्ट्स को बताता है कि वो बचपन में बहुत से सोल्जर के साथ काम कर रहा था पर एक लड़ाई में उसके सभी के सभी साथी मारे गए और वो अकेला बच गया। आर्ट्स रिट्स के लिए बहुत बुरा फील कर रहा था और वो उसे अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि मुझे इसे एज अ बॉडीगार्ड हायर करना है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद आर्ट्स अपने फादर को बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर और लॉर्ड ड्रेवन कहते हैं कि मैं इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका दूंगा और अगर इसने मुझे बैटल में हरा दिया तो मैं इसे जॉब पर रख लूंगा। आर्ट्स
सुनकर काफी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर पूरे के पूरे वर्ल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से एक है और उन्हें इस पूरे के पूरे विलेज में कोई भी हरा नहीं सकता। और उसके बाद वो तीनों बैटलफील्ड में आ जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। और रेवन रेड्स को रूल बताता है कि अगर उसने रेवन को एक भी हिट मार दिया तो वो उसे जॉब पर रख लेगा। टाइमर शुरू होता है और रेवन रेड्स पर भागते भागते एक बहुत जोरदार अटैक करता है, पर रेड्स उसे जैसे तैसे करके डॉज कर लेता है। और रेड्स को रियलाइज होता है कि अगर इस वुडन स्वॉर्ड का अटैक भी उसे लग जाता तो वो मर जाता। रेवन रेड्स पर बहुत से अटैक करना शुरू कर देता है और रेड्स उन्हें डॉज करने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा था। इसे देखकर वो बाकी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि इतने देर तक भी आज तक लॉर्ड रेवन के सामने कोई टिक नहीं पाया था। और इसी बीच रेवन का एक जोरदार अटैक रेड्स को लगता है और वो सीधा जमीन पर गिरता है। और इतने में ही रेड्स फिर से खड़ा उठ और वो जल्दी से रेवन के पीछे जाकर सनराइज की हेल्प से, पर इसके बावजूद भी रेवन उस अटैक को बहुत आराम से ब्लॉक कर देता है। रेवन रेड्स की फाइटिंग स्किल को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था और वो उसे जॉब पर रखने के लिए एक्सेप्ट कर देता है। रेड्स अपनी एक यूनिफॉर्म पहनता है और उसी दिन के बाद से वो आर्ट्स की हेल्प करना भी शुरू कर देता है। और उसके बाद वो सबसे पहले आर्ट्स को थैंक्स बोलता है, क्योंकि आर्ट्स ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। और अब कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि रेड्स उस किंगडम में आर्ट्स की मदद करता है और वहाँ के सोल्जर्स को फाइटिंग प्रैक्टिस देता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अब आर्ट्स और रेड्स दोनों ही साथ मिलकर पढ़ाई भी करते हैं। वो अपने किंगडम की हिस्ट्री में जानते हैं कि किसी टाइम पर समरफॉर्ड किंगडम बहुत पावरफुल होता था, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और क्या पता फ्यूचर में जाकर इस किंगडम को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब ओल्ड किंग मर चुका है और नया किंग सिर्फ 8 साल का है, जो बहुत घमंडी है। और अब आर्ट्स को रियलाइज होता है कि उसे अपने ही कुछ टैलेंटेड आदमियों की आर्मी बनानी होगी, जो कि उसकी हेल्प फ्यूचर में जाकर कर सके। और उसके बाद आर्ट्स और रेड्स अपने विलेज में कुछ ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं जिनमें की लड़ने का काफी ज्यादा टैलेंट है। और रेवन उन्हें कहता है कि अगर उन्हें अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उन्हें एक मेज को ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि आर्ट्स को पता था इस पूरे के पूरे किंगडम में किसी के पास भी कोई मैजिकल पावर है ही नहीं और मेजेस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। आर्ट्स और रेड्स अपनी पड़ोसी किंगडम में कुछ टैलेंटेड मेजेस को ढूंढने के लिए जाते हैं और वो किंगडम आर्ट्स के किंगडम से काफी ज्यादा वेल्थी था। और आर्ट्स और रेड्स अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, पर उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिलता जिसका स्किल लेवल ए या फिर एस क्लास का है। उसके बाद वो दोनों थक हार कर एक फाउंटेन के पास रुक जाते हैं। अब वो गली से गुजर रहे थे कि इतने में आर्ट्स देखता है कि उस सिटी में भी बहुत से गरीब लोग थे। टाइम बाद वो सिटी की मैन मार्केट जा पहुंचते हैं और वहीं उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि ड्रैगन एग्स बेच रहा था, पर वो बिल्कुल इलीगल था और इसीलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और अब वो लोग लंच कर रहे थे कि इतने में आर्ट्स के सामने से एक लड़की गुजरती है जो कि एक चोर थी और उसने आर्ट्स के कुछ पैसों को चोरी कर लिया था और अब वो वहाँ से भागने वाली थी। रेड्स जल्दी से आर्ट्स को उठाता है और चोर के पीछे भागना शुरू कर देता है। वो चोरी गली में जाती है, पर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को कुछ गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया है और उनमें से एक चोर उस लड़की को एक बहुत जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। वो लोग आर्ट्स और रेड्स पर भी अटैक करना शुरू करते हैं, पर रेड्स उनसे काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उन लोगों को एक एक कर मारना शुरू करता है। आर्ट्स अपनी मैजिक आई से देखता है कि उस लड़की के स्टैट्स काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके पास एस रैंक की मैजिकल स्किल्स है, यानी कि वो लड़की एक काफी पावरफुल मेज। आर्ट्स से जल्दी से अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी टीम में आओगी तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दूंगा। पर उस लड़के के हिसाब से, जिसका नाम शार्लेट था, सभी रिच आदमी बहुत बुरे होते हैं और इसीलिए वो आर्ट्स के ऑफर को मना कर देती है। इतने में उस लड़की के पास बहुत से ऑर्फन बच्चे आ जाते हैं और आर्ट्स को देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, तो वो उसे अपने पूरे के पूरे पैसे दे देता है। उस रात आर्ट्स सोचता है कि क्या वो फिर से कभी ऐसे टैलेंट को ढूंढ भी पाएगा या फिर नहीं। इतने में ही उसकी नजर कुछ ऑर्फन बच्चों पर पड़ती है जो कि चिल्ला रहे थे। आर्ट्स उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या हुआ, और वो ऑर्फन बच्चे उसे पूरी की पूरी बातें बताते हैं कि आखिरकार कैसे कुछ लोगों ने मिलकर उस थीफ गर्ल को अपने साथ ले गया है और उस लड़की का नाम शार्लेट था। इतने में ही हम देखते हैं कि उन चोरों ने शार्लेट को एक बहुत ही बड़े रूम में ले आया है और उन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उन्हें किसी भी हालत में शार्लेट को एक नए मालिक को बेचना है और उसके बदले में उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। वो लोग उसे बहुत पीट रहे थे, पर तभी उनका बॉस कहता है कि तुम इसे कितना भी मारो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस इसके फेस को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कस्टमर को इसका फेस बिल्कुल सही सलामत चाहिए। इन चोरों को शार्लेट के पास में से एक वॉलेट मिलता है, पर इतने में शार्लेट कोशिश करती है उस वॉलेट को अपने साथ ले जाने की और कोशिश करती है वहां से भाग जाने की, पर इतने में ही उनमें से एक चोर शार्लेट को एक जोरदार पंच करता है, जिसकी हेल्प से वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। वो लोग उसे कह रहे थे कि कोशिश करना बेकार है, क्योंकि अगर तुम यहाँ से निकल भी गई तो भी तुम्हें अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक स्लेव बनकर ही गुजारनी होगी। पर इतने में ही उस रूम का डोर खुलता है और हम देखते हैं कि रेड्स और आरस भी वहाँ पर आ चुके हैं और रेड्स बारी बारी करके उन लोगों को पीटना शुरू कर देता है। इतने में उनका बॉस कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ बात करनी है। आरस जल्दी से शार्लेट के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या वो
बिल्कुल ठीक है या फिर उसे कुछ चोट आई है। आरस बॉस से कहता है कि वो जल्दी से शार्लेट को फ्री कर दे और इस पर वो बॉस कहता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा और इस किंगडम में ये चीजें बिल्कुल एकदम लीगल है। उसके बाद आरस फिर से 4 के स्टैट्स को चेक करता है और वो देखता है कि उसके एम्बिशंस एक है, यानी कि उसका कोई भी फ्यूचर गोल है ही नहीं। उसकी स्पिरिट पूरी की पूरी तरह से टूट चुकी है। पर आरस एक बढ़िया सी स्पीच देता है और शार्लेट के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे याद आती है अपनी पुरानी लाइफ की। वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ में ऐसी कभी भी रोई नहीं थी। जब से वो छोटी थी हमेशा से उसे अकेले ही रहना पड़ा और उसकी मदद करने के लिए तब वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं था। उसे एक वक्त के खाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया है और ना चाहते हुए भी एंड में जाकर उसे चोरी ही करनी पड़ी। और आरस को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि अपनी लाइफ में पहली बार उसके साथ कोई खड़ा था। और इतने में वो स्लीवर बॉस अपने कुछ गुंडों को वहाँ पर बुला देता है और कहता है, ओए बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब मुझे चुपचाप अपना काम करने दो। पर रेड्स उन सभी गुंडों से काफी ज्यादा ताकतवर था और वो एक एक करके सभी को पीटने लगता है। और इतने में ही वो स्लेवर बॉस एक जायंट ह्यूमन को बुलाता है और वो स्लेवर उस जायंट को पूरी की पूरी सिचुएशन बताता है। और उसके बाद से ही वो जायंट काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो रेड्स पर अपनी पूरी की पूरी पावर से अटैक करता है। पर रेड्स एक एस रैंक का फाइटर था और वो लिटरली एक ही शॉट में उसे पीट देता है। और अब उस बॉस की पूरी तरह से फट चुकी थी और वो उन लोगों को बताता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो पूरी की पूरी तरह से लीगल है क्योंकि इस पूरे के पूरे किंगडम में ऐसा ही चलता है। तो इसी बात पर आरस कुछ पैसे निकालता है और उस बॉस को दे देता है। उसके बाद शार्लेट पूरी की पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी। अब वो तीनों उस ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और वो लड़की उन दोनों को एक लोकेशन पर ले जाती है और वो उनसे कहती है कि जब भी वो बहुत दुखी होती है तो वो उसी लोकेशन पर आती है। और अब उन तीनों में बहुत ही बढ़िया सी दोस्ती भी हो जाती है। रेड्स अपने पॉकेट से एक मैजिक लॉकेट निकालता है और वो उसे शार्लेट को दे देता है और उसकी हेल्प से शार्लेट पता कर सकती है कि क्या वो एक बेहतरीन मेज है या फिर नहीं। और उसके बाद शार्लेट उस लॉकेट को अपने नेक के अराउंड पहन लेती है पर उसने आज से पहले कभी भी कोई मैजिकल स्किल यूज ही नहीं की होती है। और जैसे ही वो अपनी मैजिकल स्किल का यूज करती है वो आसमान में एक बहुत ही ओपी सी मैजिक स्किल को एन्चेंट करती है और वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा फायरवॉल आसमान में समन हो चुका था और वो दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर था। उसके बाद वो आर्ट्स के जॉब वाले ऑफर को भी एक्सेप्ट कर देती है और लास्ट टाइम अपने ऑर्फन बच्चों से मिलकर वो आरस के साथ उसके किंगडम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। जब 4 लॉर्ड रेवन से मिलती है तो रेवन सोचता है कि आरस ने किसी नौकर को घर ले आया है। पर इतने में ही 4 अपनी मैजिकल स्किल को दिखाने के लिए रेवन के सामने एक मेगा फायरबॉल को समन कर देती है जिसे देखकर रेवन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और अब वो 4 को भी एक्सेप्ट कर देता है। अब हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि शार्लेट अब बहुत बड़ी मेज बन चुकी है और लॉर्ड रेवन ने भी बहुत सी लड़ाइयों में पार्टिसिपेट किया है जिसमें कि वो जीत चुके हैं। अब उनके किंगडम भी आर्मी के मामले में धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। आर्ट्स भी अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसके 2 भाई और ज्यादा पैदा हो चुके थे। वो उनके स्टैट्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो भी पैदा हुआ है पर उनके स्टैट्स और उनकी पावरफुल स्किल्स उनके पास बहुत सारी है। और इन 3 सालों से आर्ट्स और भी टैलेंटेड बंदों को ढूंढ रहा है ताकि वो उनसे मिलकर उन्हें अपनी आर्मी में ले पाए पर अभी तक उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला। और तभी रेड्स आर्ट्स को बोलता है कि मैंने कुछ हंटर ब्रदर्स के बारे में सुना है जिन्होंने कि कुछ जंगली सुअरों को मारा है। आर्ट्स से सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और अब वो किसी भी हालत में उन दोनों हंटर भाई से मिलना चाहता है ताकि वो उन लोगों के स्टैट्स चेक कर पाए और चेक कर पाए कि क्या वो उसकी आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं। और उसके बाद आर्ट्स रेड्स के साथ उन भाइयों से मिलने के लिए जाने वाला होता है कि इतने में उनकी मुलाकात 4 से होती है और 4 एक ट्री पर बैठी होती है और आर्ट्स उसे बताता है कि उन्हें कुछ हंटर भाइयों के बारे में न्यूज मिली है और वो उन लोगों से मिलने के लिए फॉरेस्ट में जा रहा है। और उनसे कहती है कि आज मैं भी फ्री हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। उसके बाद वो तीनों एक घोड़े पर बैठते हैं और फॉरेस्ट में जाने के लिए निकल पड़ते हैं और आर्ट्स को उस सफर में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होता है क्योंकि वो लोग चले रहे थे कि इतने में उनके सामने कुछ जंगली सुअर आ जाते हैं और जिन्हें देखकर उनका घोड़ा काफी ज्यादा डर चुका था। पर इतने में ही उस जंगली सुअर पर कोई एरो चला देता है और उसे मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 बंदे आते हैं और वो लोग आरस से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। तभी हमें पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में कि आरस ने न्यूज सुनी थी और हाँ ये दोनों वही हंटर भाई है। आरस जल्दी से उन पर अपनी मैजिकल आई का यूज करता है और उनके स्टैट्स को चेक करता है। उनके स्टैट्स अबव एवरेज ही थे और ज्यादा कुछ खास नहीं थे। उसके बाद वो हंटर ब्रदर्स आरस और बाकी लोगों को सभी को अपने घर ले जाते हैं और उनके फादर उन सभी को एक ट्रीट देते हैं। उसके बाद उन हंटर भाइयों के फादर आरस से पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर आया किस लिए है। जिस पर आरस कहता है क्योंकि किंगडम में उन हंटर भाइयों के बारे में उसने बहुत कुछ सुना है और उसने ये भी सुना है कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। और जब वो वहाँ पर आया तो हंटर ब्रदर्स से मिलकर वो और ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है और वो हंटर ब्रदर्स को अपनी आर्मी में लाना चाहता है। उनका फादर ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकता था किसी दिन उसके बेटे हाई रैंकिंग सोल्जर बनेंगे। आरस और वो अंकल बातें कह रहे थे कि इतने में वहाँ पर उसका सबसे छोटा बेटा आता है और वहाँ से एक ब्रेड का पीस चुराने की कोशिश करता है पर ये सब उसके फादर भी देख लेते हैं और उस छोटे बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं। इतने में ही आरस अपनी मैजिकल आई की एबिलिटी का यूज करके उस बच्चे के स्टैट्स को चेक करता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था
कि उसकी इंटेलिजेंस एस रैंक की है और तभी उसे रियलाइज होता है कि इस किंगडम में सबसे ज्यादा स्मार्ट वो छोटा लड़का ही है और उस बच्चे का नाम रोजेल था। वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि किसी की इंटेलिजेंस एस लेवल की भी हो सकती है और उसे रियलाइज होता है कि ये बच्चा लॉर्ड रेवन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और उसे अपनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए ऑफर देता है। ये सुनकर वहाँ पर सभी के सभी मौजूद लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रोजेल तो बस एक बुद्धू सा बच्चा ही है। और रोजेल ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग उसे फाइट करने के लिए बुली करेंगे। और वो बच्चा रोने लगता है और बोलता है मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगा। और उसके बाद रोजेल अपने कमरे में जाता है और डोर को लॉक कर देता है। ये देखकर आरस काफी ज्यादा दुखी हो चुका था क्योंकि पिछले कुछ सालों से उसे सिर्फ और सिर्फ हार का ही सामना मिला है क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो कुछ टैलेंटेड पीपल्स को ढूंढ रहा है पर अभी तक उसे ऐसा जिसकी इंटेलिजेंस की रोजेल के लेवल की हो। और अगर रोजेल आरस के क्रू में आ जाता है तो उसका क्रू और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और इसकी हेल्प से उसकी आर्मी और भी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। रोजेल के फादर आरस से कहते हैं कि जब से रोज की मॉम की डेथ हुई है तब से वो अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं है और वो बस हमेशा कुछ बुक्स को रीड करता है और कभी भी अपने भाइयों की तरह कोई फाइटिंग प्रैक्टिस करता ही नहीं है। इसी बात पर आरस उसके फादर को बताता है कि रोजेल के पास एक्सट्रीम लेवल की इंटेलिजेंस स्किल है। आरस रोजेल के कमरे में जाने की कोशिश करता है और वो देखता है कि रोजेल एक बुक को रीड कर रहा है पर जैसे ही रोजेल आरस को देखता है तो वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आरस उसे अपने साथ ले जाएगा। पर आरस उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है। और रोजेल कहता है कि उसकी मॉम जब जिंदा थी तो वो उसे बुक्स पढ़कर सुनाती थी पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक अवेलेबल है तो वो उस बुक को हमेशा पढ़ता है जब भी उसे अपनी मॉम की याद आती है। आरस उसे कहता है कि उसके घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें कि हर टाइप की तुम्हें बुक मिल जाएगी। इसी बात को सुनकर रोजेल आरस के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोजेल दो हंटर भाई आरस के साथ उसके घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे और उसके बाद ही वो सभी के सभी लोग आरस के घर पहुंच चुके थे। उसके बाद वो रोजेल को एक लाइब्रेरी मिल जाता है जहाँ पर उसे हर टाइप की बुक मिलेगी और वो लाइब्रेरी काफी ज्यादा बड़ी होती है। उसके बाद रोजेल भी बहुत सी बुक्स पढ़ना शुरू कर लेता है और आरस उसे कहता है कि मुझे भी कुछ बुक्स को पढ़ना है तो मैं तुमसे सीधा शाम को मिलूंगा। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते ही आरस सो जाता है और उसकी आंख सीधा क्या सीधा शाम को खुलती है। और जब आरस लाइब्रेरी में आता है तो वो देखता है कि रोजेल सो रहा है और उसने लगभग 50 से भी ज्यादा बुक्स को लगभग 1-2 घंटे में ही पढ़कर खत्म कर दिया है। और उसके बाद रेड्स आरस को बताता है कि लड़का बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि किसी भी न्यू वर्ड को सीधा ही सीख जाता है और उसकी लर्निंग स्किल भी काफी ज्यादा क्रेजी है। आरस फिर से उस बच्चे के स्टैट्स को चेक करता है और वो देखता है कि उसके स्टैट्स पहले से थोड़े ज्यादा और इंक्रीज हो चुके हैं। और ये बात बहुत ज्यादा क्रेजी थी क्योंकि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। और इतने में ही वो दो हंटर भाई भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और रोजेल पर हंसना शुरू कर देते हैं कि वो उन बुक्स को पढ़ भी नहीं सकता पर फिर भी वो उस लाइब्रेरी में क्या कर रहा है क्योंकि फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उनकी मॉम ही थी जिन्हें की कुछ पढ़ना लिखना आता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोजेल भी अब उठ चुका है और आरस रोजेल से क्वेश्चन करता है कि उसे तो कुछ पढ़ना भी नहीं आता और फिर भी वो उन बुक्स को कैसे पढ़ लेता है। रोज आरस को बताता है कि जब उसकी मॉम उसे पढ़कर कुछ सुनाती थी तो वो उसे समझ लेता था। और ऊपर से रोजेल ये भी कहता है कि उसे हर एक चीज याद है जो भी उसके साथ बचपन से होती आ रही है। और इस बात को सुनकर वहाँ पर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि रोजेल अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ 4-5 साल का ही था और ये बच्चा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसके बाद हम देखते हैं कि रोजेल आरस के साथ एक जंगल में जाता है और वहाँ पर वो एक ट्रैप सेट करता है क्योंकि उसे अपने फादर को ये प्रूव करवाना था कि वो भी कुछ कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोजेल ने कुछ जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए जंगल में एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाया है जिसमें कि बहुत से जंगली सुअर ऑलरेडी फंस चुके थे और उसने इसे इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो अपने फादर को ये दिखा पाए कि वो भी किसी काम का है। उसके बाद रोजेल एक्सप्लेन करता है कि उसने देखा है कि मेल सुअर येलो कलर से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो इसलिए उसने एक हैंगिंग डोर को येलो कलर से पेंट किया है और जब बोर्ड उसे हिट करके उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं तो वो बाहर निकल ही नहीं पाते। और उसी के साथ उसने कुछ फ्लावर्स को भी उस गेट की बाउंड्री में लगाया है ताकि फीमेल सुअर और बच्चे उस ट्रैप से बाहर निकल पाए और उसकी हेल्प से उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी। पर अभी भी उसके फादर बस उसे डांटते ही है। और अब रात होती है और हम देखते हैं कि रोजेल एक रूम में अकेला बैठा था और उसके मन में बहुत से नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे जैसे कि उसकी मॉम की डेथ उसके कारण हुई है क्योंकि उसके बर्थ के बाद से ही उसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी। इतने में ही वो सुनता है कि उसके ब्रदर्स और उसके फादर कुछ बात कर रहे थे और उसके ब्रदर्स उसके फादर से ये पूछ रहे थे कि आखिरकार वो रोजेल को हमेशा डांटते ही क्यों है। और इस बात को उनके फादर रोते हुए एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि रोजेल मुझसे गुस्सा करना और मुझसे हेट करना चालू कर दे और उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसे अपने डैड की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद रोजेल लॉर्ड रेवन के किंगडम में चला जाए ताकि वहाँ वो ग्रो कर पाए और उसकी लाइफ
अच्छे से कर सके। ऐसा सुनकर रोजेल को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगता है, क्योंकि ये सब कुछ उसके फादर सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए कर रहे थे। अगले ही सुबह हम देखते हैं कि आरएस उन 2 हंटर भाइयों को लेने के लिए उनके घर पहुंच चुका था और वो सोच रहा था कि रोजेल तो उसके साथ जाने के लिए कभी भी एग्री नहीं करेगा। पर इतने में ही रोजेल अपना सामान पैक करके अपने घर से बाहर आता है और वो अपने डैड से कहता है कि वो उनसे कभी भी हेट नहीं कर सकता और एक दिन वो जरूर एक बहुत ज्यादा पावरफुल मैन बनकर लौटेगा। ये सुनकर रोजेल के डैड काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और उसके बाद वो सभी के सभी लोग रोने लगते हैं और उसके बाद वो सभी के सभी लोग आरा के साथ उसके किंगडम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। कहानी शिफ्ट होती है सीधा 3 साल बाद में। हम देखते हैं कि आरस के डैड काफी ज्यादा बीमार पड़ चुके थे और आरस अपने डैड को किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। पर इतने में ही रेवन आरस से कहता है कि आज उसकी फियांसे यानी कि उसकी होने वाली वाइफ उसके कैसल आने वाली है। ये सुनकर आरस काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसे ऐसी कुछ चीजों के बारे में पता ही नहीं था। उसके डैड उससे ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम्हारी एंगेजमेंट तुम्हारे बर्थ से भी पहले हो चुकी है। आरस जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उन्हें वो पूरी की पूरी बातें बताता है। वो काफी ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसे ये तो पता ही नहीं था कि उसकी कोई फियांसे भी है और अब वो उसे देखने के लिए भी आ रही है। उसकी फियांसे गेट के पास आ चुकी थी और आरस जल्दी से उसे पिक करने के लिए गेट के पास निकल जाता है, क्योंकि उसकी अपनी पास्ट लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और इसीलिए वो काफी ज्यादा नर्वस भी हो रहा था। वो लड़की अपना नाम लीशिया बताती है और वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर भी थी। आरस उस लड़की पर अपनी मैजिकल आई की एबिलिटी का यूज करता है और वो देखता है कि लीशिया की डिप्लोमेसी 100 है और उसका एम्बिशन 80 का है, यानी कि वो लड़की काफी ज्यादा चालू है। और अब आरस को उस पर काफी ज्यादा शक भी हो रहा था कि आखिरकार लीशिया का ट्रू एम्बिशन है क्या, कहीं वो आरस को मार तो नहीं डालेगी, क्योंकि रेवन तो पहले से भी मार पड़ा है। और अब लीशिया और उसका बटलर घर के अंदर आते हैं और उसका बटलर रिड्स को देखकर उसके बारे में बहुत बुरा भरा बोलना शुरू कर देता है। पर लीशिया अपने बटलर को बताती है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक ग्रेट फाइटर है और इसी बात पर लीशिया का बटलर उसे माफी भी मांगता है। उसके बाद लीशिया और आरस साथ में बातें करते हैं और तब आरस को पता चलता है कि लीशिया इतनी भी बुरी नहीं है और उसकी बातें भी काफी अच्छी है। और अगर वो उसकी हाई डिप्लोमेसी स्टैट्स को नहीं देखता तो क्या पता आरस उसे अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड स्वीकार कर दिया था। उसके बाद आरस और लीशिया विलेज घूमने के लिए साथ में जाने लगते हैं और विलेज के लोग उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो लड़की उनकी फ्यूचर लॉर्ड की वाइफ होने वाली है। उसके बाद वो दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि 2 आदमी किसी बात को लेकर लड़ रहे थे, क्योंकि उनमें से एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ स्कैम कर दिया था। और अब आरस को ये लग रहा था कि उसे इनके लफड़े को सॉल्व करना ही होगा, वरना लीशिया उसे एकदम बिल्कुल वीक आदमी समझेगी। पर इतने में ही शार्लेट वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मैं इन पर अपने एक ही मैजिकल शॉट के हेल्प से इन्हें मार डालती हूँ और पूरा का पूरा मैटर ही क्लोज हो जाएगा। पर आरस उसे ऐसा कहने के लिए मना कर देता है। इतने में ही लीशिया आरस को कहती है कि वो इनके लफड़े को बिल्कुल एकदम निपटा देगी और उसके बाद वो लड़की उन दोनों के पास जाती है और उस लफड़े को पूरी की पूरी तरह से निपटा देती है और उसका क्रेडिट वो आरस को देती है ताकि उसकी जनता उसे और ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। और आरस को देखकर काफी अच्छा लगता है। वो दोनों वापस जाने ही लगते हैं कि इतने में लीशिया आरस से पूछती है कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है और इस क्वेश्चन को सुनकर ही आरस काफी ज्यादा ब्लश कर देता है और वो लीशिया से कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो कि अपनी इंटेंशन को ऑनेस्टी से बिल्कुल सामने रख ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरस अब सोने ही वाला होता है और वो सोच रहा था कि आखिरकार लीशिया की ट्रू इंटेंशन है क्या। और जैसे वो अपने बेडशीट को उड़ाता है वो देखता है कि लीशिया वहाँ पर मौजूद है और लीशिया कहती है कि मैं तुम्हें अब सब कुछ सच सच बताने आई हूँ। लीशिया आरस को बताती है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी हेल्प से वो किसी भी पर्सन के इनर इमोशन को सेंस कर सकती है। और जब वो आरस सबसे पहली बार मिली थी तो आरस के फेस पर सबसे पहले उसे एक डाउट का इमोशन दिखा था और उसके बाद आरस भी लीशिया को अपनी पूरी की पूरी मैजिकल एबिलिटी के बारे में बता देता है और उसके बाद वो लीशिया को पूरी की पूरी बातें बताता है और वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने तुम्हारे अंदर डिप्लोमेसी और इंटेंशन वाले थॉट को देखा और मैं बस इसी को लेकर परेशान था कि आखिरकार तुम्हारा ट्रू इंटेंशन क्या है और आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। और उसके बाद लीशिया आरस को बताती है कि उसका बस यही एम्बिशन है कि उसे एक बढ़िया सा फ्यूचर हस्बैंड मिल जाए। उसके बाद लीशिया आरस से कहती है कि वो उससे सच में प्यार करती है और वो उसे अपना फ्यूचर हस्बैंड बनाना चाहती है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि लीशिया अब वापस से अपने किंगडम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और उसी दिन के बाद से वो एक दूसरे से लेटर के थ्रू बातें करते थे। उसी के अगले दिन हम देखते हैं कि आरस के फादर की बहुत बुरी कंडीशन में है और आरस को ये देखकर काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो आज तक कोई ऐसा काम नहीं कर पाया था जिसकी वजह से उसके फादर उस पर प्राउड महसूस हो। उसी के बाद हमें पता चलता है कि गवर्नर की डेथ हो चुकी है और तभी रोजेल कहता है कि फ्यूचर में जाकर एंटायर नेशन के बीच एक बड़ी वॉर शुरू होने वाली है और गवर्नर के 2 बेटे थे और इसीलिए लॉर्ड आरस के डोमेन को भी उस बड़ी वॉर में पार्ट लेना होगा। पर लॉर्ड रेवन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन से वाले बेटे की साइड से वॉर करनी होगी और फाइनली लॉर्ड रेवन
एक बेटे की साइड ले लेते हैं। उसके बाद रेवन कहता है कि मुझे वॉर के लिए प्रेपरेशन करनी होगी। वो उठने की कोशिश करता ही है, पर इतने में ही उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी और इसीलिए वो चक्कर खा के नीचे ही गिर जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आरस को एक लेटर आया था और वो किसी और का नहीं बल्कि उस किंगडम के लॉर्ड का था और वो आरस के डैड को समन कर रहा था ताकि वो उन्हें पूरी की पूरी सिचुएशन बता सके कि आखिरकार उन्हें वॉर कैसी लड़नी है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा नेशन वॉर के बीच आ चुका है। पर लॉर्ड रेवन की बहुत बुरी कंडीशन थी, इसीलिए आरस डिसाइड करता है कि वो अपने डैड को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा और उनकी जगह वो वहां पर खुद पहुंचेगा। और उसके बाद आरस, शार्लेट और रिट्स उस कैसल तक पहुंच जाते हैं और वो वहां के लॉर्ड को एक इनविटेशन कार्ड देते हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वहाँ के लॉर्ड ने उन लोगों को भी समन किया है। आरस को देखकर उसे लग रहा था कि आखिरकार लॉर्ड ने इस बच्चे को समन क्यों किया है और वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन देता ही नहीं है। पर इतने में ही वो वहाँ पर शार्लेट और रिट्स को देखता है और शार्लेट उस पूरे के पूरे किंगडम में बहुत फेमस थी क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल मेज थी और ऊपर से उस किंगडम में रिट्स भी काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने भी वॉर में बहुत कुछ अचीव किया था। पर जैसे ही वो गार्ड उन दोनों को देखता है वो उन लोगों को परमिशन दे देता है अंदर जाने की। पर इसे देखकर आरस काफी ज्यादा जेलस होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ में अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है और इसी कारण से इस गार्ड ने ना मुझे पहचाना और इसीलिए ये मुझको अकेले ही अंदर जाने के लिए इनकार कर रहा था। उसके बाद हम वहाँ के सेनापति को देखते हैं। आरस उसके स्टैट को देखने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो सिंगल हैंडेड बहुत से सोल्जर को मार सकता है। उसके बाद वो सेनापति आरस को उस रूम में ले जाता है जहाँ पर उनकी मीटिंग होने वाली थी। वो दरवाजा खोलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहाँ पर दो लॉर्ड्स पहले से ही मौजूद थे और आरस ये देखकर काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि उसने ऐसी कभी भी सिचुएशन अपनी पूरी लाइफ में कभी भी हैंडल नहीं की थी और जो उसके सामने लोग थे वो उससे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे और ऊपर से उनके पावर और स्टैट्स भी आरस से काफी ज्यादा खतरनाक थे। और इतने में ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड आदमी आरस से कहता है कि क्या वो उसे पहचानता है क्योंकि जब से आरस छोटा था इस ओल्ड आदमी ने आरस की बहुत देखभाल की थी। और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि वो दूसरा आदमी आरस को कुछ ज्यादा ही गुस्से से देख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो आरस को अभी के अभी मार डालेगा। आरस को ये तो पता भी नहीं था कि आखिरकार वो इंसान है कौन। और इतने में ही वहाँ पर उस किंगडम के लॉर्ड आते हैं क्योंकि जितने भी लोग वहाँ थे वो उसी की साइड से लड़ने वाले थे। आरस अपनी मैजिकल आई की एबिलिटी से उस लॉर्ड के स्टैट्स को देखता है और रियलाइज करता है कि ये लॉर्ड सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल है। ये तो लॉर्ड रेवन से भी ज्यादा पावरफुल है और इसकी कुछ स्किल एस रैंक की है। और उसके बाद आर्ट्स को ये भी रियलाइज होता है कि अगर वो सेनापति और किंग दोनों साथ मिलकर किसी भी किंगडम पर अटैक कर देंगे तो वो पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि उनकी एबिलिटी पूरी एकदम सिस्टमेटिक वे से अरेंज थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लॉर्ड उन सभी के सभी लोगों को बताता है कि फ्यूचर में जाकर एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है जिसमें कि बहुत ज्यादा पावरफुल लोग भी हिस्सा लेंगे। और वो उसे अपनी पूरी की पूरी बातें बताता है कि आखिरकार वो उस वॉर में करने के लिए है। और इतनी स्पीच के बाद वो वहां से निकल जाता है। पर इतने में ही उसकी मुलाकात आरस से होती है और वो लॉर्ड उसे बोलता है कि आखिरकार लॉर्ड रेवन की तबीयत कैसी है और तुम्हारा डोमेन बहुत ही छोटा है पर कुछ भी कहो तुम्हारी आर्मी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और जो कि हमारी वॉर में काफी ज्यादा मदद करेगी। और इतने में हम देखते हैं कि वो मोटा बंदा आर्स के पास आता है। आर्स उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार वो मोटा बंदा है कौन। और अचानक से उसे याद आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लीशिया के फादर है। और लीशिया के फादर उसे कहती है कि मेरी बेटी बहुत दिनों से दुखी रहती है, आखिरकार तुमने उसके साथ किया क्या है। इतने में आर्स को याद आता है कि लीशिया उसे बहुत समय से लेटर दे रही है पर उसने उसकी लेटर का कुछ भी जवाब नहीं दिया है क्योंकि लॉर्ड रेवन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और इसी कारण से वो किसी भी दूसरी चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद शाम होती है और आरस अपने फादर के पास वापस जाता है और वो उसे पूरी की पूरी बातें बताता है कि आखिरकार कैसे वो उस कैसल में गया और उसने वहाँ पर क्या क्या किया। और उसे लग रहा था कि ये सब सुनकर लॉर्ड रेवन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद उसे याद आता है कि उसे लीशिया को भी अपने लेटर लिखने थे। उसके बाद वो जल्दी से एक लेटर को निकालता है और लीशिया को अपनी पूरी की पूरी कंडीशन बताता है कि आखिरकार कैसे उसके डैड से मिला और लॉर्ड रेवन की तबीयत काफी दिनों से खराब थी और इसी कारण से वो उसके लेटर का कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि आरस भी अब फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपने किंगडम की रक्षा करनी थी और वो किसी भी हालत में अपने किंगडम को सर्व करना चाहता था। पर वो फाइटिंग में काफी ज्यादा बुरा था और वो रिट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। पर इतने में ही आर्स रिट्स के किसी भी वार को झेल पा ही नहीं रहा था और आर्स को देखकर काफी ज्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी काम का नहीं है। उसके मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि अभी तो वो बिल्कुल भी अच्छे से लड़ नहीं पा रहा, पर क्या होगा जब वो बैटलफील्ड में जाएगा और वो असली जंग का सामना करेगा तब कोई भी एनिमी उस पर रहम नहीं करेगा और उस वक्त उसे कोई भी बचाने के लिए नहीं आ सकता और फ्यूचर में जाकर उसे फ्यूचर लॉर्ड बनना होगा क्योंकि लॉर्ड रेवन की तबीयत अब काफी ज्यादा खराब हो रही है और क्या पता वो कभी भी मर सकते हैं। और इतने में वहाँ पर रोजेल आता है और वो उसे एक बहुत बड़ी बैड न्यूज देता है और वो उसे कहता है कि उनका पड़ोसी देश ही उन पर हमला करने वाला है
और इसी बात को सुनकर आर्स को काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसके बाद आर्स अपनी पूरी की पूरी आर्मी को बुलाता है और वो उन्हें बताने लगता है कि आखिरकार वो अपनी प्रोडक्शन कैसे करेगी और सामने वाले कॉन्टिनेंट और कंट्री को मारेगी कैसे। वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को ये सब कुछ बातें बता ही रहा था कि इतने में पीछे से लॉर्ड रेवन आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो वॉर के लिए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसीलिए वॉर लड़ने के लिए तो मैं ही जाऊंगा। कि लॉर्ड रेवन को ये पता था कि आर्स तो बस सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है और उसे असली लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। और लॉर्ड रेवन आर्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बस एक बच्चा ही है और तुमने अभी रियल बैटल को कभी ध्यान से देखा ही नहीं है और अगर वो इस बैटल में मर भी गए तो उन्हें खुशी होगी क्योंकि उसने अपनी कंट्री के लिए बस एक सैक्रिफाइस ही किया है। रिट्स बीच में आने की कोशिश करता है पर लॉर्ड रेवन उसे कहते हैं कि तुम्हारा मैटर बिल्कुल भी नहीं है तो इसलिए तुम इससे बाहर रहो। आर्स लॉर्ड रेवन के सामने बहुत जिद करा होता है और वो कहता है डैड आप जितना कमजोर मुझे समझते हैं मैं उतना हूँ नहीं। और लॉर्ड रेवन कहते हैं कि बात कमजोर की नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर वो वॉरियर्स वाला फेज नहीं है और तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम एक वॉर को अकेले लड़ सको। आर्स को ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती और इतने में ही लॉर्ड रेवन अपने सोल्जर को कहते हैं कि उस प्रिजनर को मेरे सामने ले आओ। पर आर्स को अभी भी ये बातें समझ नहीं आ रही होती है और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो प्रिजनर आ चुका होता है जिसे कि लॉर्ड रेवन ने समन किया था। और ये प्रिजनर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में सबको मारा होता है यानी कि बच्चे बूढ़ों और सभी को। ये किसी पर भी दया नहीं करता और सबको बहुत ही हंसी खुशी मार डालता है और इसका एग्जीक्यूशन होने वाला होता है यानी कि वो लोग इसे मार डालने वाले होते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे क्राइम किए थे। पर लॉर्ड रेवन की तबीयत काफी दिनों से खराब थी और इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन तब नहीं हो पाया। पर इसीलिए लॉर्ड रेवन इसका एग्जीक्यूशन अभी करने वाले हैं और वो आर्स को बोलते हैं कि तुम्हें इसकी डेथ अपनी आंखों को खुला रख के देखना होगा, तुम्हें हर एक चीज को देखना होगा और तुम एक सेकंड के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकाओगे और इस दौरान तुम्हें कुछ भी होना नहीं चाहिए। और अगर तुमने ऐसा मान लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम एक रियल मैन बन चुके हो और उसके बाद तुम वॉर में जा सकते हो। और वो प्रिजनर भी अभी भी बस मुस्कुरा ही रहा था और वो आर्स को कहता है कि अगर मुझे अभी भी किसी बच्चे को मारने का मौका मिलता तो मैं उसे बहुत हंसी खुशी मारता क्योंकि बच्चों को मारने में सबसे ज्यादा मजा आता है और जब वो लोग तड़पते हैं तो मुझे और भी ज्यादा मजा आता है। पर इतने में ही हम देखते हैं कि एक गार्ड जल्दी से उस प्रिजनर को एक ही शॉट में खत्म कर देता है और उसका हेड कहीं दूर जाकर गिर जाता है और ये देखकर आर्स काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे वॉमिट शुरू हो जाती है। और उसके बाद अभी तक उसे यही समझाने की कोशिश करे थे कि अभी तक आर्स को पता नहीं है कि आखिरकार रियल वॉर होती क्या है और जब तुम ये सब देखने की आदत डाल दोगे तभी तुम एक रियल मैन बन जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रेवन वहाँ से जाना शुरू कर लेते हैं। वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर उस वॉर की तरफ जा रहे होते हैं और इतने में ही आर्स के दोस्त भी वहाँ से आते हैं। पर इतने में लॉर्ड रेवन कहते हैं कि तुम तीनों भी मेरे साथ आओगे और उसके बाद वो तीनों लोग भी लॉर्ड रेवन के साथ निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि आर्स अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलना शुरू हो जाते हैं जैसे कि क्या मैं बना ही नहीं हूँ लड़ने के लिए और आखिरकार मैं इतना वीक क्यों हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेवन उसकी आर्मी और रिट्स और शार्लेट भी वॉर में आ चुके हैं और वो लोग अपनी पावर से काफी ज्यादा कमाल कर रहे थे। पर रेवन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी पर फिर भी वो लड़ रहा था। उसके बाद वॉर खत्म होती है और आर्स को पता चलता है कि उसकी आर्मी वॉर जीत चुकी है और उन लोगों ने मिलकर एनिमीज को मार गया है और इस सब कुछ लॉर्ड रेवन की मदद से हुआ है। आर्स बताता है कि उसके फादर उसके 12th बर्थडे के बाद घर आए थे पर अब उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और आर्स के भाई बहन भी अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अब लॉर्ड रेवन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाले और वो कभी भी मर सकते हैं क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। रिट्स और बाकी लोग लॉर्ड रेवन के रूम के ही बाहर खड़े थे पर तभी वहाँ पर आर्स आता है और वो उन लोगों को वेलकम होम बोलता है क्योंकि वो लोग काफी समय के बाद घर लौटे थे। वहीं वो लोग देखते हैं कि आर्स को पहली बार चोट आई थी तो वो उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार उसे वो चोट आई कैसे। पर आर्स कहता है कि मैं तो बस ट्रेनिंग करा था और उसी के कारण मुझे ये चोट आई है। वो लोगों से पूछता है कि आखिरकार उसके फादर कैसे है और रिट्स कहता है कि लड़ाई के दौरान तो वो काफी ज्यादा सही थे पर उसके कुछ पलों बाद ही वो काफी ज्यादा थक चुके थे और वहीं पर बेहोश हो गए और रेवन की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब थी और लड़ाई के बाद तो वो काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। आर्स काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वो तो यही सोचा था कि अगर वो थोड़ा सा और स्ट्रांग होता तो अपनी डैड को बचा सकता था। पर सच्चाई तो बिल्कुल अलग थी क्योंकि आर्स बिल्कुल ही वीक था पर वो अभी भी रुका नहीं था। वो दिन रात बस ट्रेनिंग करता ताकि वो थोड़ा और ज्यादा पावरफुल बन पाए। तभी वहाँ पर लीशा भी आ जाती है और वो रिट्स से कहती है कि मैं यहाँ पर इतनी रात को इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आर्स की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। हम दोनों हमेशा से एक दूसरे को लेटर लिखते आ रहे हैं पर जब से वॉर शुरू हुई है लगता है आर्स की इमोशन बिल्कुल ही टूट चुके हैं और आर्स अब बिल्कुल बदल चुका है। रिट्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि आर्स इस वक्त काफी चीजों से गुजर रहा है और इसी कारण से वो किसी भी चीजों पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा। रिट्स उसे वो एग्जीक्यूशन वाली बात भी बताता है जिसे सुनकर लूशिया काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। उसके बाद लूशिया ट्रेनिंग ग्राउंड जाती है और वहाँ वो देखती है कि आर्स ट्रेन कर रहा है। वो काफी बुरी तरीके से पिट रहा था पर
फिर भी वो खड़ा होता है और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। और लिशिया भी आर्स की इस कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा परेशान थी। उसके बाद वहाँ पर एक मेट आती है और वो कहती है कि लॉर्ड रेवन को होश आ चुका है और वो उन तीनों लोगों को यानी कि रिट्स, शार्लेट और रोजेल से बात करना चाहते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लॉर्ड रेवन के पास आ चुके हैं और लॉर्ड रेवन उन्हें कहते हैं कि मैं थोड़े समय बाद ही मरने वाला हूँ और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है और मुझे पता है कि आर्स काफी ज्यादा वीक है क्योंकि मैंने कभी उसे रियल बैटलफील्ड में ले ही नहीं गया ताकि मैं उसे इस क्रूल वर्ल्ड के बारे में बता सकूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग आर्स को प्रोटेक्ट करो और उसकी हमेशा हेल्प करो। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। रोजेल कहता है लॉर्ड आर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है और अगर वो ना होते तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक मामूली बच्चा ही होता। और शार्लेट कहती है और अगर लॉर्ड आर्स ना होते तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्लेव ही होती और आर्स ने मेरी लाइफ को एक नया मीनिंग दिया है। और रिट्स भी कहता है कि मैं लॉर्ड आर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। उन तीनों को सुनकर रेवन अब काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे पता था कि वो चैन से मर सकता है क्योंकि आर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं। उसके बाद लिशिया भी लॉर्ड रेवन के पास आती है और उसके बाद उन दोनों में एक छोटी सी बातचीत होती है और अब वो सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब लॉर्ड रेवन थोड़े समय के बाद ही मरने वाले हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आर्स लॉर्ड रेवन के पास आ चुका है और वो उन्हें इमोशनल होते हुए बताता है कि जब आप वॉर में गए थे तो मैंने आपकी बीमारी पर बहुत रिसर्च की और मैंने कुछ मेडिसिन भी बनाई है जिसे यूज करके आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रेवन उसे ये भी बताता है कि आखिरकार वो एक वॉरियर कैसे बना। रेवन लास्ट टाइम आर्स का हाथ पकड़कर उसे सब कुछ पूरी की पूरी बात बताता है और उसे काफी ज्यादा मोटिवेट भी करता है और उसे कहता है कि मेरे बाद तुम्हें ही इस पूरे के पूरे किंगडम का ख्याल रखना है तो तुम तैयार हो जाओ। पर अगले सुबह हम देखते हैं कि लॉर्ड रेवन अब मर चुके हैं। वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे क्योंकि उन सभी लोगों की लॉर्ड रेवन ने काफी ज्यादा हेल्प की थी जब वो बिल्कुल ही लो लेवल पर थे और अब वो मर चुके हैं और इसीलिए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। अब आर्स अपनी पूरी की पूरी करेज को कलेक्ट करता है और अब आर्स इस पूरे के पूरे किंगडम का एक नया किंग बन चुका था।